देशद्रोही है। देशद्रोहियों पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। जो देशद्रोही है, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में गलत बोलेगा, उस लेगेसी पर बट्टा लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी यादव है। दूसरा बहुरूपिया बिहार आने वाला था 10 तारीख को, उसने घोषणा कर दी थी, लेकिन वो फिर भाग गया। कौन? आप कल्पना कीजिए कि एक महिला पत्रकार के सामने जो आदमी इतना इंटॉलरेंट होगा वो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करता होगा। चेक कर लीजिएगा, मैं एकदम कंफर्म डेटा पे बात करता हूँ। तो मुझे मालूम भी नहीं था कि आप ये प्रश्न मुझे कीजिएगा, मैं कोई पहले से तैयार नहीं बैठा। अभी वीना मानवी जी का एक बयान है, मैं आपको पहले सबसे पहले सुनाना चाहूंगा। वो आप थी क्या मैं भगौड़ी थी, क्या मैं शहर छोड़ के भागी हुई थी, तो ईवीएम का खेल करेगा। अब सही बात में है कि खेला ये लोग करते हैं और गंदी राजनीति ये लोग करते हैं। अगर बैलेट पेपर का जमाना आ गया ना फिर कि आप पर्ची भर के डालना है तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाएगी, कहीं से नहीं जीत पाएगी। नमस्कार, अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव ने शायद आज हर उस दिमाग को कंट्रोल करके रखा है जो मोबाइल पे अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं। फिलहाल अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे सर से, वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव का जो ये मोड़ इधर उधर भटक रहा है उस पे ये क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और आज आपसे सर मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरा आपसे एक कंसर्न, मतलब आपसे एक सलाह चाहिए मुझे बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के, कि ये एक ऐसा उपचुनाव बन गया जिसने आज पूरे मतलब बिहार के क्षेत्र पे राज नहीं, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। तो सर इस बार कैसा मतलब समीकरण रहेगा? देखिए, ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा है, इसमें आपने एक व्यक्ति को छोड़ दिया, और निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति को छोड़ा है और उस पार्टी की लगभग इतने वर्षों की जो लेगेसी है, उस लेगेसी पर, खास करके राष्ट्रीय जनता दल की बात करूंगा, उस लेगेसी पर बट्टा लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी यादव है। क्योंकि चुनावी घोषणा के पहले ही नेता फरार हो जाता है। चुनाव की घोषणा हुई, नेता फरार हो गया, और नेता फरार होने के बाद आप बात किसकी कर रहे हैं? जो पूरे देश भर में घूम करके जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो सनातन विरोधी शक्तियां हैं, और जिन लोगों ने हमेशा युवाओं को हतोत्साहित करने का काम किया, जिन लोगों ने रोहिंग्या मुसलमानों को देश में घुसाने के लिए जो आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, विदेशी ताकतों को सपोर्ट करने वाली जो आइडियोलॉजी है, और वो बिहार में आकर के कहती है कि हम पार्टी बनाएंगे, और पार्टी बनाने के बाद भी बड़े बड़े खोखले वादे किए जाते हैं। सारे के सारे वादे जो हैं वो धराशायी हो जाते हैं, और धराशायी होने के बाद वो व्यक्ति किसी अन्य राज्य में चेहरा बदल जाता है, बिहार में चेहरा बदल जाता है। किसी राज्य में केजरीवाल की बात कर लीजिए, तो किसी राज्य में मुलायम सिंह के बेटे की बात कर लीजिए, तो किसी राज्य में प्रशांत किशोर की बात कर लीजिए। तो ये प्रयोग है, और ऐसे प्रयोगकर्ताओं की भूमि बिहार नहीं बनेगी, बांकीपुर की भूमि नहीं बनेगी। माथे का टीका पोंछ के और मौलानाओं का तुष्टीकरण करोगे, नमाज में बैठ करके इफ्तार करोगे, और लगता है कि जनता मूर्ख है, और तुम जाति का कार्ड खेल के चुनाव जीत जाओगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। आपसे जो सलाह चाहिए था वो सलाह ये था कि देखिए, इस चुनाव में कहीं ना कहीं और भी जो मान्यगण हमारे जो पत्रकार लोग हैं वो समाज में काम कर रहे हैं, लोगों से उनका ओपिनियंस ले रहे हैं, लेकिन सलाह आपसे ये चाहिए था कि नालियाँ, गलियाँ, रोड, सड़क, अस्पताल, स्कूल, इन सब के अलावा कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम इस विधानसभा में अगर जीतते हैं तो हम ये करेंगे? इन सब के अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक स्थल और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक स्थलों का विकास है। और इस पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की व्यवस्था करना, और राज्य में प्रत्येक जिले में मॉडल स्कूल बनाना, ये पहले तो किसी ने नहीं कहा था। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये तो हमारी सरकार काम कर रही है। इस पर भी तो कम से कम पीठ थपथपा देते विपक्ष के लोग। लेकिन बहुरूपिया आया है,
चुनाव के पहले एक बहुरूपिया भाग गया, दूसरा बहुरूपिया बिहार आने वाला था 10 तारीख को, उसने घोषणा कर दी थी, लेकिन वो फिर भाग गया कांग्रेस पार्टी का बहुरूपिया, और तीसरा बहुरूपिया अपने एजेंट को भेज दिया। अब ये इधर आकर के लंबी लंबी बातें करता है। ही इज अ इनटॉलरेंट पर्सन, जिसको बात करने नहीं आता है। आप देखिए कि एक महिला पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि प्रशांत जी आपकी डिग्री क्या है, तो व्यक्ति माइक निकाल करके फेंक करके भाग जाता है, बोलता है कि नहीं नहीं मैं फेल हूं, मैं फेल हूं, इस तरीके की बातें करता है। और आप कल्पना कीजिए कि एक महिला पत्रकार के सामने जो आदमी इतना इंटॉलरेंट होगा, वो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करता होगा। काफी बड़ा आंदोलन चल रहा है केन बेतवा परियोजना करके, इस पे क्या कहेंगे आप? अभी तक उन लोगों की बात क्यों नहीं सुनी गई? उन लोगों को, जो उन लोगों की मांग है उसको पूरा करने का कोई ऐसा नोटिफिकेशन भी नहीं दिया गया। नहीं सुनेंगे उनकी बात। क्यों नहीं सुनेंगे, बता देते हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम है, उन लोगों को सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है कि कोई भी मांग कर दो, कहीं भी बैठ जाओ, धरना प्रदर्शन शुरू कर दो। राहुल गांधी बंदर बचाने कहाँ गए थे? अंडमान निकोबार। बंदर बचाने की याद राहुल गांधी को तब आई जब वहां पर भारतीय सेना स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चौक करने के लिए और चीन के एजेंडे को रोकने के लिए, चीन के प्रायोजित एजेंडे को ब्लॉक करने के लिए जब भारत के की सरकार ने वहां पे एक्शन लिया था, तब राहुल गांधी को उस खास विशेष परिस्थितियों में पाए जाने वाले बंदर की एक प्रजाति की चिंता हो गई। हालांकि राहुल गांधी से ये इसी बात की उम्मीद है, देश की जनता को पहले से बहुत, देश की जनता ने बहुत पहले से उनसे ये उम्मीद लगा के रखे थे, लेकिन उनको बंदर बचाने की याद उस दिन आई। ठीक है, लेकिन अब इस विषय पर आता हूं। केन बेतवा लिंक परियोजना, दो नदियां हैं, एक तो केन नदी है, दूसरी बेतवा नदी है। केन नदी, बेतवा नदी, इसके पहले थोड़ा पीछे जाकर के जब आप देखेंगे तो नदी जोड़ो परियोजना आदरणीय श्रद्धेय हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत हजारों हेक्टेयर भूमि जो कि सिंचित नहीं है, उस भूमि को सिंचित करने का काम नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से किया गया, जिसमें केन बेतवा लिंक परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जब दो नदियों का जल एक दूसरे के साथ मिलता है तो एक नदी में, केन नदी में पानी का स्तर कम रहता है, बेतवा नदी में ज्यादा रहता है। तो एक नदी से दूसरे नदी में जल जो है वो लगातार मिलता रहे और उसके आसपास का जो एरिया है वो सिंचित हो सके, किसानों को फायदा हो सके। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ एजेंडे चलाने वाले जो लोग हैं, खास करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोग हैं, जब आप माइनिंग करने जाएंगे तो वहां आदिवासियों का मुद्दा ला करके माइनिंग को रुकवा दिया जाएगा। जब आप किसी खास जैव विविधता वाले स्थान को समृद्ध करने के लिए वहां कुछ काम करने जाएंगे तो वहां पहाड़ काटने का आरोप लगा करके उसको बंद करवाने का काम किया जाएगा। जब आप झारखंड में देखें, जियान द्रेस जैसे जो लोग हैं वो ईसाई मिशनरीकरण जो है उसको करवाने का काम करते हैं, उसको जब रोकिएगा तो ये लोग वहां पर जाकर के कुछ ऐसी चीजें लाने की कोशिश करेंगे, आतंकी मानसिकता के लोगों को प्रमोट करने का काम करेंगे, जो कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी है। सोनिया गांधी की सलाहकार परिषद में कौन लोग थे? यही तो मेघा पाटेकर जैसे लोग। कोई नर्मदा बचाने के लिए निकला था, कोई जंगल बचाने निकला था, लेकिन ये रियल में जंगल नहीं बचाते हैं, ये नर्मदा नहीं बचाते। इनके बचाने से बचेंगे क्या? मां नर्मदा हमारे विचारों और संस्कारों का हिस्सा है। नर्मदा पुराण पढ़ा नहीं होगा इन्होंने, लेकिन नर्मदा बचाने निकल जाएंगे। वही समझना है। 1312 किलोमीटर की, आप चेक कर लीजिएगा, मैं एकदम कंफर्म डेटा पे बात करता हूं, और मुझे मालूम भी नहीं था कि आप ये प्रश्न मुझे कीजिएगा, मैं कोई पहले से तैयार नहीं बैठा हूं। लेकिन 1312 किलोमीटर की मां नर्मदा को परिक्रमा पथ के माध्यम से भारत के सनातनी हिंदू खाली पैर मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। मां नर्मदा की परिक्रमा, मान्यता है कि गंगा जल के दर्शन, गंगा जल के स्नान से और मां नर्मदा के दर्शन मात्र से शुद्धता प्राप्त होती है। सनातन मान्यताओं को खंडित करने के लिए सोनिया गांधी की सलाहकार परिषद में मेघा पाटेकर, जियान द्रेस और
कुछ और ऐसे लोगों को शामिल किया गया। और ये फर्जी एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। ये सीधे साधे लोगों को, जब कोई कॉरिडोर निकलता है, कोई सड़क बनती है, कहीं कुछ बढ़िया कुछ होने वाला होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो रोकने के लिए इनको सीधे साधे भोले भाले लोगों को ले जाकर के ये बैठा देते हैं। हम सीधे साधे भोले भाले लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम करते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न ये रहेगा सर आपसे कि अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से बाकी पूर्व चुनाव को लेकर के जो भी प्रत्याशी खड़े हुए थे, उनमें से जनशक्ति जनता दल से खड़ी हुई वीणा मानवी जी भी थी, जिनको नामांकन के बाद अरेस्ट किया गया। उसके बाद अगले दिन उनका नामांकन रद्द हो गया। अभी वीणा मानवी जी का एक बयान है, मैं आपको पहले सबसे पहले वो सुनाना चाहूंगा, वो आप पहले सुन लें, उसके बाद फिर आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें कि ये क्या कहना चाह रही है। ये देखिए, पहला, क्या मैं मिल नहीं रही थी, क्या मैं भगौड़ी थी, क्या मैं शायद छोड़ के भागी हुई थी, और वो भी किस में? बेलेबल धारा में। जिस केस में थाना बेल दे सकता था, उस केस में मुझे डिटेन कर लेता है उठा के प्रशासन। ये है बीजेपी की राजनीति। अब आप पूछते हो ना कि बीजेपी कैसे जीतता है। आज अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी को वोट भी अगर आ जाएगा ना, तो भी वो पार्टी नहीं जीतेगा, क्योंकि अगर ऐसे हारा तो ईवीएम का खेल करेगा। अब सही बात में है कि खेला ये लोग करते हैं और गंदी राजनीति ये लोग करते हैं। अगर बैलेट पेपर का जमाना आ गया ना फिर कि अब पर्ची भर के डालना है, तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाएगी, कहीं से नहीं जीत पाएगी। देखिए, सबसे पहले तो इनको थाना और प्रशासन में अंतर मालूम नहीं है। और थाना प्रशासन दोनों एक ही होता है, वो भी उनको समझ लेना है कि थाना जिसमें उठा सकता था उसमें प्रशासन ने क्यों कार्रवाई की। भाई, आपको एनआईए ने नहीं पकड़ा था और ना ही स्पेशल ब्रांच ने पकड़ा था, थाने ने ही कार्रवाई की थी। और अगर कोई अपराधी है तो अपराधी अगर सही जगह पे पकड़ा जाए, और उसको सबसे आसान जगह पे पकड़ने का तरीका प्रशासन अपने हिसाब से तय करता है। रही बात इनकी जो पार्टी है ना, इनके जो नेता हैं तेज प्रताप यादव, हमारी कहीं ना कहीं मतलब उनसे सद्भावना है कि जिस तरीके से गर्दन में हाथ लगा के उनको उनके भाई ने पार्टी से निकाल दिया, ये बात बहुत दुखद है। नहीं निकालना चाहिए था। हालांकि वो संघर्ष कर रहे हैं अपने भाई के साथ, तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव के संघर्ष में मुझे लगता है कि उनको अपनी काबिलियत जो है वो साबित करनी चाहिए। वो अपनी काबिलियत साबित करेंगे तो निश्चित तौर पर दोनों भाइयों के बीच जो सत्ता का संघर्ष मचा हुआ है कि कौन लालू प्रसाद यादव की विरासत में बैठेगा, महत्वपूर्ण ये है। अब ऐसे लोग अगर बयानबाजी करते हैं कौन किसको किस धारा में लेकर के गया, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पे बहुत ज्यादा समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक ऐसी गंदी मानसिकता को अगर पुलिस ने अरेस्ट किया तो निश्चित तौर पर कुछ सोच के ही अरेस्ट किया होगा। धन्यवाद। सोनम वांगचुक का आज 18वां 19वां दिन है अनशन का। क्या सरकार इस पे क्या प्रतिक्रिया देने वाली है? देशद्रोही है, देशद्रोहियों पे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। जो देशद्रोही है, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में गलत बोलेगा और उस मंच का प्रयोग करेगा, वैसे लोगों के कहीं बैठ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है हम। और देश के किसी व्यक्ति को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठूस ठूस के तो ये लोग खाना खाते हैं वहां पे। उस खाना का बिल कौन देता है ये भी पता करवाइए ना, कि कहीं किसी जिहादी के माध्यम से तो नहीं आ रहा, किसी मदरसे से तो नहीं आ रहा। उसका भी फंडिंग का पता करेंगे। लेकिन वो तो एक मुद्दा लेकर के अनशन कर रहे अरे हैं ना। मुद्दा क्या होता है? उनका मुद्दा वही जानते हैं, बाकी देश को तो मतलब है नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सभी अपने प्रतिक्रियाओं को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।